नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज संस्कृत पत्रकारिता की श्रृंखला का तीसरा लेक्चर लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज के लेक्चर का विषय है संस्कृत पत्रकारिता की समस्याएं और उसके समाधान। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा एसोसिएट प्रोफेसर हैं संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। आइए डॉक्टर मिश्रा का स्वागत करें और उनसे जानें कि आज जो संस्कृत पत्रकारिता की किस समस्या के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। हमारी ये तीसरी श्रृंखला है संस्कृत पत्रकारिता के संदर्भ में, और पीछे दो श्रृंखलाओं में हमने संस्कृत पत्रकारिता के उद्भव और विकास का मंथन किया, या यूं कहें कि गहन मंथन किया। लेकिन एक सामान्य नियम है, और वह नियम यह है कि जब भी कोई प्रकल्प प्रारंभ होता है, जब भी कोई योजना हम बनाते हैं, या उस योजना को जब हम कार्य रूप देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं आती हैं। संस्कृत पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं है। संस्कृत पत्रकारिता की भी अपनी कई समस्याएं हैं। हम कई मोर्चों पर जूझते रहते हैं संस्कृत पत्रकारिता के प्रकाशन के संदर्भ में। उन्हीं कुछ समस्याओं को आज आपके सामने हम परिचर्चा का विषय बनाएंगे कि किस प्रकार संस्कृत पत्रकारिता इससे जूझ रही है। वस्तुतः देखिए, एक सामान्य कहावत है कि हर चमकने वाली वस्तु चांदी नहीं होती। ठीक उसी संदर्भ में अगर हम केवल संस्कृत और संस्कृत कहते रहते हैं तो इसका यह कतई अर्थ नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। संस्कृत पत्रकारिता को यदि हम देखें तो जैसा एक अपना प्राचीन इतिहास था कि हमने देखा यथा समय बड़े बड़े विद्वान, विचारक, लेखक, मनोविश्लेषक आदि ऐसे सारे लोगों ने यथा समय संस्कृत के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया, और उसी कुछ करने के प्रयास से संस्कृत पत्रकारिता निकल कर आई, जो आज हमारा मूल विषय बन गया है। विविध विश्वविद्यालयों में इसका पठन पाठन किया जा रहा है, इनके माध्यम से उपाधियां ली जा रही है, और इन उपाधियों को प्राप्त करके हम जीविका क्षेत्र में उतर रहे हैं और उतर सकते हैं। वस्तुतः यदि संस्कृत पत्रकारिता के समस्त संदर्भ को हम जानें तो हम यह देखते हैं कि संस्कृत पत्रकारिता या किसी भी प्रकार की पत्रकारिता चलती क्यों है, क्यों उनके पीछे हम लगे रहते हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में कभी कहा होगा कि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कहीं एक कदम नहीं जाता, नहीं चलता। हमारे सब के लिए बिना प्रयोजन का कार्य संभव नहीं है। तो उसी में हम देखते हैं कि जैसे अन्य भाषाओं में पत्रकारिता का क्या स्वरूप है, वह उसके प्रकाशन के कई उद्देश्य होते हैं। जैसे कुछ लोग धन प्राप्ति के लिए विभिन्न भाषाओं में पत्रकारिता प्रारंभ करते हैं, तो कुछ लोग वर्ग विशेष, समुदाय विशेष, समवाय विशेष के उत्थान के लिए पत्रकारिता प्रारंभ करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग या तो अपनी रचना या मित्र की रचना या किसी स्वजन की रचना को प्रकाशित करने के लिए निरंतर पत्र निकालते हैं, पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि कुछ लोग जैसे समाज में एक क्रांति लाने के लिए, सामाजिक क्रांति लाने के लिए, या किसी सुंदर भावना से युक्त होकर के, सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना से युक्त होकर के इस प्रकार के कार्य करते हैं और पत्रकारिता को हमारा विषय बनाते हैं। केवल सेवा भावना की दृष्टि से पत्रकारिता में बहुत कम लोग ही हैं ऐसे जो पूर्णतया समर्पित दिखाई देते हैं, मनोयोग से उस कार्य में लीन दिखाई देते हैं। लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं, पत्रकारिता के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सेवा भावना भी दिखाई देती है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो लोकतंत्रीय प्रणाली है, उस लोकतंत्रीय प्रणाली में सूचनाओं का आदान प्रदान एक अत्यंत सशक्त माध्यम बन गया है। इसमें वो क्षमता है कि वह सत्ता प्रवर्तन तो करता ही है, सत्ता में परिवर्तन भी करने में सक्षम होता है। और यही कारण है कि पत्रकारिता को एक शक्ति के रूप में आज स्वीकार किया जाने लगा है। और यही कारण है कि यथा समय संबद्ध मंत्रालय हो
या संबद्ध प्रशासन हो, वो किसी न किसी रूप में ऐसी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग से, प्रशासनिक सहयोग से सहायता प्रदान करते रहते हैं। लेकिन मूल समस्या आती है संस्कृत पत्रकारिता के साथ। देखिए, संस्कृत पत्रकारिता का उद्देश्य अन्य भाषाओं की पत्रकारिता के उद्देश्य से सर्वथा भिन्न है, पूरी तरह से भिन्न है। जहां पर हिंदी या अंग्रेजी की पत्रकारिता पूरे विश्व को एक धारा पर लाने का प्रयास करती है, उससे भिन्न कहीं ना कहीं संस्कृत पत्रकारिता को हम देखते हैं कि संस्कृत से जुड़े हुए या संस्कृतानुरागी लोगों को एक धारा पर लाने का प्रयास होता है। हम एक और देखते हैं संस्कृत पत्रकारिता का प्रयोजन, वो यह है कि राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण के लिए तथा संस्कृत एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, स्वाभाविक रूप से परंपरा के संपोषण के लिए संस्कृत पत्रकारिता का दायित्व बढ़ जाता है। और यही कारण है कि लगातार बिना किसी प्रारंभिक बाधा से संस्कृत पत्रकारिता हमारे सामने आती रहती चली जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि संस्कृत पत्रकारिता का आविर्भाव या यूं कहें उद्भव सेवा भावना से ही हुआ था। तब संस्कृतज्ञों, संस्कृतानुरागियों तथा संस्कृत विचारकों ने यह माना कि संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए सामान्य लोगों को भी इस भाषा के ज्ञान के लिए संस्कृत के अध्येताओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि किसी भाषा विशेष को जानने वाले लोगों की संख्या यदि कम है तो उस भाषा का ह्रास स्वाभाविक रूप से दिखने लगता है। और ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उस भाषा के जानकार, उस भाषा के पाठक, उस भाषा के ग्राहकों में अभिवृद्धि करवाई जाए। तो यहां कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यह किसी न किसी रूप में संस्कृत भाषा की समृद्धि के लिए एक सेवा भावना है। हम देखते हैं कि पत्रकारों ने यद्यपि अपने प्रदेशों में संस्कृत पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया, परंतु प्रारंभ करते ही वे अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर गए। वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सतत संघर्षशील दिखते रहे और इन्हीं प्रकार की कठिनाइयों से पीड़ित होते हुए, इन बाधाओं का साक्षात्कार करते हुए या तो प्रकाशन को बीच में ही बंद करना पड़ा या प्रकाशन प्रारंभ होते ही बंद हो गया। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि उन कारणों को जानें कि ये क्या कारण थे कि मध्य में ही संस्कृत पत्रकारिता बंद करनी पड़ जाती है, पत्रों का प्रकाशन बंद करना पड़ जाता है, या यूं कहें आज जो अनारत हमारे सामने संस्कृत के पत्र या संस्कृत की पत्रिकाएं आ रही हैं उनमें कौन सी स्वाभाविक समस्याएं हैं। वैसे समस्याएं अनंत हैं। हम कहते हैं कि जिस प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता की बातें की जाती है, उसी प्रकार यदि संस्कृत के संदर्भ में हम बात करें तो समस्याएं अनंत और समस्याओं की कथा अनंता, यह बात अक्षरशः चरितार्थ होती है। लेकिन यहाँ सविशेष हमें केंद्रित होना है संस्कृत पत्रकारिता से जुड़ी समस्याओं को। इसके लिए हमने आपके सामने लगभग 7 या 8 ऐसी समस्याएं लाने की कोशिश की है जो कि सार्वभौमिक है। इसके बिना संस्कृत पत्रकारिता या तो अपना दम तोड़ देती है या दम तोड़ती हुई दिखती है या दम जुटाने का साहस करती प्रतीत नहीं होती। तो इनको हम देखते हैं कि ये क्या है संस्कृत पत्रकारिता की समस्याएं। हमने पहली समस्या जो रखी है वह है प्रशासन से अपेक्षित सहायता नहीं मिलना, पहली समस्या। दूसरी समस्या है संस्कृत के संरक्षण में व्यवसायियों की उदासीनता। तीसरी, संस्कृत के लेखकों का अभाव। चौथी, अशुद्ध लेखन। पांचवी समस्या है संस्कृत पत्रिकाओं के पाठकों का अभाव। इसी प्रकार आगे हम देख पा रहे हैं कि आशानुरूप विज्ञापन का न मिलना, संस्कृत पत्रिकाओं के प्रकाशन में मुद्रण, कागज आदि की सुविधाओं का अभाव या इसी रूप में धनाभाव। तो इस प्रकार ये कुछ समस्याएं हमारे सामने हैं
हम इन समस्याओं का क्रमशः अब यहां विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार ये हमारे लिए समस्या बनती है। अगर हम यूं कहें कि अशुद्धि लेखन है तो वह कैसे हमारे लिए समस्याएं होती हैं, हम इसी का विश्लेषण क्रमशः अब हम आगे कर रहे हैं। जैसे हमने पहला अपना जो बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किया, जो पहली अपनी समस्या थी वह थी प्रशासन से अपेक्षित सहायता नहीं मिलना। जरा हम इसे समझते हैं। हम लोग ये सभी जानते हैं कि प्रशासन से अपेक्षित सहायता के बिना समाज में किसी भी प्रकार के कार्य का प्रवर्तन कठिन होता है। लेकिन यह प्रशासनिक सहायता है क्या? ये ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन या किसी भी प्रकार की सुरक्षा की इसमें आवश्यकता होती है, बल्कि यह क्या है, हम आप सभी जानते हैं कि चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो अंग्रेजों का काल हो, अगर प्रशासनिक सहयोग नहीं होता तो उर्दू और अंग्रेजी का विकास संभव नहीं था। यह प्रशासनिक संरक्षण था, यह प्रशासनिक सहयोग कह सकते हैं रहा, जिसके कारण उर्दू और अंग्रेजी पल्लवित पुष्पित हुई। और अंग्रेजी तो आज ऐसे है कि हमारी धमनी और शिराओं में केवल और केवल अंग्रेजी ही प्रवाहित होने के लिए तत्पर हो गई है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि इन सारी भाषाओं की जो योजना होती है वो प्रशासनिक सहयोग से ही सफल हो पा रही है। हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह देखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय प्रशासन की सहायता से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब यहां पर क्या है, ये प्रशासनिक सहयोग क्या है? किसी भी भाषा को राजकीय भाषा बनाना या किसी भी भाषा को माध्यम की भाषा बनाना स्वाभाविक है। आज के संदर्भ में संस्कृत को माध्यम की भाषा बनाना एक दुष्कर कार्य है, लेकिन इतना तो अवश्य है कि संस्कृत में जो होने वाले कार्य है उन कार्यों को प्रशासनिक प्रोत्साहन मिले। जैसे आए दिनों आपने देखा होगा कि जब संस्कृत को अष्टम सूची में शामिल किया गया, फिर हमारे पास जो आने वाले रुपए हैं उन रुपयों पर हम संस्कृत के नाम देख पा रहे हैं। संस्कृत में मुद्रा जो है रुपए है, हम उनकी संख्या रूप में समझ पाते हैं। या दूरदर्शन है या आकाशवाणी है, ऐसी सारी जगहों पे संस्कृत को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक सहयोग की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन जैसी अपेक्षा है वैसी अपेक्षा संस्कृत के लिए नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं संस्कृत पत्रकारिता संघर्ष करती हुई दिखती है। अगर इन्हीं के पत्रों को, संस्कृत भाषा के पत्रों को विविध विश्वविद्यालयों में, विविध संस्थाओं में भेजने की, उनको वहां तक पहुंचाने के प्रयास होते रहे, मूल्यों में कमी की जाए तो पाठकों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। पुनरपि प्रशासन की दृष्टि में हम ऐसा ही कह सकते हैं, आशा बलवती राजन, अर्थात हमारी ये आशा है जो प्रशासन से प्राप्त होने की संभावना को बढ़ाती है। और अगर ये प्रशासनिक अपेक्षा सहयोग हमें मिलती है तो शायद संस्कृत पत्रकारिता का जो भविष्य है वो अच्छा बनेगा। हमारी दूसरी समस्या है कि संस्कृत के संरक्षण में व्यवसायियों की उदासीनता। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जितने भी व्यापारिक घराने होते हैं या समाज के जो धनाढ्य वर्ग होते हैं वो किसी न किसी रूप में इन चीज़ों को प्रोत्साहन देते हैं, पत्र पत्रिकाओं को प्रोत्साहन देते हैं। संस्कृत के साथ ये नहीं जुड़ पा रहा है यह प्रोत्साहन। क्यों? क्योंकि अगर व्यवसायी या वाणिज्य घराना किसी को प्रोत्साहन देते हैं तो उनसे उनकी एक प्रसिद्धि बन पाती है, एक विस्तृत समाज उनसे अपना संबंध बना पाता है। लेकिन संस्कृत की वो सीमा, संस्कृत का जो वह क्षेत्र है वो सीमित है, और कह सकते हैं कि उस दृष्टि से कि यह अल्पसंख्यक के रूप में संस्कृत भाषा के जानकार होते हैं, तो ऐसी जगहों पर व्यवसायियों के लिए भी किसी भी तरह का विनिवेश करना, इन्वेस्ट करना, मुझे नहीं लग रहा कि किसी प्रयोजन की सिद्धि का कारण बन सकता है। लेकिन यदि ऐसे व्यवसायियों का सहयोग या आर्थिक सहयोग किसी भी रूप से संस्कृत जगत को प्राप्त होता है तो वहां उस कार्य को करने में भी कह सकते हैं कि उत्साह दुगुना होता है। संस्कृत में ऐसे किसी व्यवसायियों का सहयोग प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि संस्कृत पत्रकारिता जो है वो संघर्ष करती हुई दिखती है। अन्यथा संस्कृत में करने के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है।
हमने पिछले कई श्रृंखलाओं में ये बात की है कि संस्कृत जो है ये अपूर्व कोश है, एक इतना बड़ा खजाना है कि जिनसे अगर हम निकालें तो वह कभी खत्म होने वाला नहीं। और एक सुंदर सी पंक्ति है कि जिन खो जाती न पाइयां गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा राह किनारे बैठ। वस्तुतः संस्कृत की जितनी ही हम गहराई में उतरते हैं उतनी ही नई नई चीज़ों की उद्भावना होती है और समाज में वे नए विषय बनकर आते हैं। कोई भी किसी भी संदर्भ में आप बात कर लें, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, और आजकल जो आप योग देख रहे हो या आयुर्वेद देख रहे हो, इनके सारे के सारे विज्ञान संस्कृत शास्त्रों में, प्राचीन संस्कृत साहित्य में भरे पड़े हैं। तो इसलिए अगर हम उन्हीं विषयों को संस्कृत पत्रकारिता के माध्यम से अगर जनता के समक्ष उपस्थित करते हैं तो न केवल यह संस्कृत का इसमें कल्याण होता है बल्कि समस्त भारतवर्ष में रहने वाले लोगों का कल्याण होता है। लेकिन यह कार्य होगा कैसे? तो जैसा शुरू में ही कहा कि बिना आर्थिक सहयोग के इस प्रकार के कार्यों का जो भविष्य है वो बड़ा ही सुंदर नहीं होता। इसीलिए अपेक्षा है ऐसे लोगों के, समाज के ऐसे लोगों के जो धनाढ्य हैं, जो किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप में समृद्ध हैं, तो वे इसका संस्कृत पत्रकारिता को भी बढ़ावा देने में सहयोग करें। अगला है संस्कृत लेखकों का अभाव। ये कितना ही एक कह सकते हैं कि वदतो व्याघातः है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। ये हम कहते हैं संस्कृत पत्रकारिता और उसमें हमें कहना पड़ रहा है कि संस्कृत में लेखकों का अभाव संस्कृत पत्रकारिता के लिए समस्या है ना दुखद? हम संस्कृत में दो तीन चीज की व्यावहारिक कमी है। एक, जो संस्कृत जानते हैं वे संस्कृत जानते तो हैं बड़ी अच्छी तरह से, लेकिन उनमें बोलने की जितनी प्रवृत्ति होती है उतनी लिखने की प्रवृत्ति आज नहीं रह गई है। अगर लिखने की प्रवृत्ति है तो भाषा में शुद्धि नहीं रह गई है, और अगर भाषा में शुद्धि रह गई है तो विचार का विश्लेषण वे नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि संस्कृत में दिनानुदिन लेखकों का अभाव होता जा रहा है। यदि लेख लिखते भी हैं तो या तो कोई नए छात्र हैं तो वे अपने शोध ग्रंथों के ही किसी चैप्टर को लिख करके भेज देते हैं ताकि अगर वो हमारा प्रकाशित हो जाता है तो हमें कुछ अंक मिलेंगे जो आगामी किसी न किसी नौकरी में नियुक्ति के लिए एक हमारा कारण बन सकता है। दूसरा, हम कभी ऐसा देखते हैं कि केवल अपना नाम मात्र छपवाने के लिए कुछ लोग लेख भेज देते हैं। तो इस रूप से पत्रकारिता नहीं चलती, इस रूप से पत्रों का प्रकाशन नहीं होता। प्रकाशन तो वस्तुतः क्या है कि योग्य विश्लेषण से, उचित विश्लेषण से, मन में उठने वाले ऐसे विचारों से पत्रकारिता चलती है जो समाज में एक परिवर्तन लाए, समाज के लिए नूतन संदेश दे। संस्कृत में लेखकों का अभाव कदाचित इसी कारण से कम है कि हम अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाते। उन मन में उठती हुई विचार है लेकिन उन विचारों को हम शब्द नहीं दे पाते। तो ये संस्कृत पत्रकारिता के लिए संस्कृत के लेखकों का अभाव निस्संदेह एक दुखद विषय है। यहाँ तक कि बार बार निवेदन किया जाता है लेखकों से कि आप अपने लेख भेजें। तो आप यह सोचें कि यदि 100 पत्र भेजे जाते हैं, अगर 100 प्रकार से निवेदन किए जाते हैं तो उसमें से केवल 10 या 15 लोगों का ही उत्तर आ पाता है, लेख आ पाता है। इस प्रकार हमने ये कोशिश की बताने की कि किस रूप में संस्कृत के लेखकों का अभाव है, और यदि संस्कृत के लेखक आ जाएं, संस्कृत में लेखकों की संख्या बढ़ जाए तो कितना ही सुंदर हो सकता है। कई सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए लें, अगर किसी ए नाम से हमारी पत्रिका आ रही है और वह पत्रिका त्रैमासिक है, और अगर त्रैमासिक पत्रिका के लिए हमने यह निश्चित किया कि हम इसमें 24 लेख छापेंगे, आप स्वयं सोचिए कि 3 महीने के अंतराल में यदि 10 लेख मात्र प्राप्त होता है तो फिर उस पत्रिका का संपादन, पत्रिका का प्रकाशन, पत्रिका का मुद्रण कैसे संभव है। और जब मुद्रण, प्रकाशन नहीं होगा तो फिर वितरण नहीं होगा, और वितरण नहीं होगा तो वह पत्र स्वयमेव दम तोड़ देता है। हमने आगे की जो समस्या, जिसका संकेत भी हमने दिया था, वह है अशुद्ध लेखन। एक और भावना संस्कृत वालों के लिए लोगों ने बना रखी है कि वे बड़े ही विद्वान होते हैं।
यानी अगर आपने संस्कृत पढ़ लिया तो संस्कृत पढ़ने वाले सारे विद्वान हो गए, ऐसा नहीं होता। और यदि आपने संस्कृत पढ़ भी लिया तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारी भाषा बड़ी अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। संस्कृत वालों में एक कमी देखी गई है कि उपाधियां तो उनके पास है लेकिन भाषागत ज्ञान नहीं रहता। व्याकरण की अशुद्धियां उनमें बरबस दिखाई देती है, हमेशा दिखाई देती रहती है। और अगर पहली बार किसी ने लेख भेजा जिनमें भाषागत कई सारी अशुद्धियां रहती हैं और वो लेख अगर उनको वापस कर दिया जाता है संशोधन कर कर भेजने के लिए, तो फिर वो निरुत्साहित हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, ये संपादक की समस्या होती है, क्योंकि ऐसे लेखों का संशोधन बड़ा ही दुष्कर कार्य है। क्योंकि लेखक के विचार क्या हैं, उनका संबंध अगर संपादक के द्वारा किए गए संशोधन से नहीं बन पाता है तो वह एक वैधानिक समस्या बन जाती है। इसलिए ये जो अशुद्धि है, हम इस अशुद्धि को कैसे दूर करें, यह भी एक समस्या बनकर आती है। और अशुद्ध लेखन के कारण कई सारे पत्र, बल्कि यूं कहें कि कई सारे अच्छे पत्र छप नहीं पाते, संपादक के द्वारा वो स्वीकार योग्य सामग्री नहीं होती, और जिसके कारण पत्रिका में लेखों की संख्या, पत्र में निबंधों की संख्या कम होती चली जाती है। और इसी से संबद्ध छोटी सी बातें यही है कि चूंकि अशुद्धि लेखन की परंपरा बन चुकी होती है, हम ना तो हमारी स्पेलिंग सही होती है, ना हमारे वाक्य सही होते हैं, और इसी संस्कृत जगत के लोग प्रूफ रीडिंग में भी आ जाते हैं। और प्रूफ रीडिंग में आने से बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। छोटा सा उदाहरण है, ये जरा सुनिए। हालांकि है ये हास्य का विषय, लेकिन कभी कभी ये अशुद्धि संशोधन गंभीर समस्या बन जाती है। किसी एक लेखक ने एक आर्टिकल लिखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहरी विद्यार्थियों के कारण नशापान में वृद्धि हो रही है। जब पत्रिका छप करके आती है तो उसमें वाक्य लिखा रहता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बिहारी विद्यार्थी के कारण नशापान में वृद्धि हो रही है। आप स्वयं सोचिए, ये कितना बड़ा एक कितनी बड़ी समस्या हुई होगी उस समय जब ये लेख छप कर आया होगा। क्योंकि लेखक ने लिखा बाहरी विद्यार्थी, और मुद्रणगत अशुद्धि के कारण, प्रूफ रीडिंग की जो अशुद्धि है उसके कारण वह बिहारी बन जाता है। और संस्कृत में तो ये समस्याएं आम हो गई हैं। आए दिन आप बोर्ड पे लिखा देखते हुए होंगे कि शब्द होता है आशीर्वाद और लिखा जाता है आरशीवाद। शब्द होता है वसंत कुंज, यानी वसंत में सा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगनी है, लेकिन लोग लगा देते हैं वा के ऊपर में अनुस्वार। मैं भी इससे पीड़ित हूं। मेरे पास कई सारे ऐसे पत्र आते रहते हैं जिन पत्रों में जब मेरा एड्रेस लिखा रहता है तो पंकज की जगह पे उसमें पकंज लिखा रहता है, यानी प के बदले क के ऊपर में बिंदी लगी रहती है। तो इसी अशुद्ध लेखन से यह अशुद्धि संशोधन भी जुड़ा हुआ है कि अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं होता, संस्कृत की जानकारी नहीं होती, तो लेख में तो वाक्यगत अशुद्धियां होती ही हैं, लेकिन जो प्रूफ रीडिंग करने वाले हैं उनमें भी ये अशुद्धियां बरबस दिखाई पड़ जाती हैं, और जहां अर्थ का अनर्थ होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अगर ये दोनों क्षेत्र अगर मजबूत हो जाता है, तो जैसा मैं बार बार जीविका से संबंध जोड़ने की कोशिश करता रहा हूं पत्रकारिता का, तो यह एक अलग अवसर है। कई सारे आपने चैनल्स के नीचे भी देखा होगा लिखा हुआ जो समाचार आता है, उनमें भी बहुत अशुद्धियां होती हैं। तो संस्कृत जगत के छात्रों के लिए, संस्कृत जगत के अध्येताओं के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है कि अगर आप भाषागत शुद्धि है आप में, अगर आप बढ़िया लिख रहे हैं, तो किसी अन्य में यानी हिंदी में भी आपको आमंत्रित किया जा सकता है उस पद के लिए, चूंकि आप में भाषागत शुद्धि है। तो अशुद्ध संशोधन के साथ साथ अशुद्ध लेखन, यह भी संस्कृत पत्रकारिता की समस्या रही है। इसके बाद एक और है, वो है संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के पाठकों का अभाव। आज ये केवल संस्कृत के साथ जुड़ी हुई समस्या नहीं है, सामान्य रूप से समाज में जो व्याप्त होने वाले जितने भी पत्र हैं उनके साथ यही समस्याएं हैं। उनमें पाठकों का अभाव दिखता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो पढ़ने का क्षेत्र है
वो बदल गया है। हम पहले जिस कागज या जिस अखबार या जिस पत्रिका को पढ़ते थे उसकी जगह पे आज हमारे पास मोबाइल पे ही उपलब्ध सारी सुविधाएं आ गई हैं। लेकिन ये जो पाठकों का अभाव संस्कृत में बहुत अधिक है। हम तो कहते हैं कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी एक तो संस्कृत और उस संस्कृत में विषय को पढ़ना बड़ा ही कठिन कार्य बन गया है, क्योंकि हम उपाधि ले लेते हैं लेकिन उस उपाधि के साथ न्याय नहीं कर पाते, संस्कृत के उन भावों को समझ नहीं पाते। हम केवल उसी तरह हे रामः हे रामो हे रामाः तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन संस्कृत के विचारों को आगे नहीं बढ़ा पाते और ना ही आने वाले विचारों को पचा पाने की हमें क्षमता होती है। यही कारण है कि हम पठन पाठन से दूर होते चले जाते हैं। और संस्कृत में क्या है कि पाठकों का जो अभाव है इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि मैंने जैसा शुरू में संकेत दिया कि इनके संस्कृत जानकारों की संख्या कम है, संस्कृत अनुरागियों की संख्या कम है, और जहां पर संख्या कम हो वहां अगर पत्र पत्रिकाओं की संख्या अधिक हो जाए तो कितने लोग किन किन पत्रों को खरीदेंगे, और वो उन पत्रों को यदि खरीदते हैं, अगर कोई एक पत्र खरीदते हैं तो 99 पत्रों को पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता। तो एक तो ये मनोवैज्ञानिक समस्या है संस्कृत के पाठकों का, उनके साथ भी और कई समस्याएं संस्कृत के पाठकों की जुड़ी हुई है। देखिए, पाठक के लिए सबसे आवश्यक चीज है कि जो उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है ना, वह आकर्षक हो। संस्कृत में वो आकर्षण नहीं है, क्योंकि ना तो संस्कृत की पत्रिकाएं जो है वो ग्लॉसी पेपर में आते हैं, ना वो बहुरंगी उसमें दृश्य होते हैं, ना ही कोई सजीव चित्र होते हैं, बल्कि आज भी कई ऐसे सारे पत्र हैं जो कहीं ना कहीं से उसे उठा करके उसमें चिपका दिए जाते हैं। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिन समस्याओं को हम आगे भी विश्लेषण का विषय बनाएंगे। इसलिए ये जो संस्कृत पत्रकारिता है इनकी कई समस्याएं, जैसा मैंने कहा कि मैं इसका आगे भी विश्लेषण हमें करना है, हम आगे के सेगमेंट में उसको देखेंगे, लेकिन तत्काल हम अगर इन्हीं समस्याओं पर विश्लेषण करें और इन्हीं समस्याओं के समाधान को ढूंढने का प्रयास करें तो मेरे ख्याल से संस्कृत पत्रकारिता का भविष्य जो है वह उज्जवल हो सकता है। हम अपने इसी परिचर्चा के साथ हम आपसे आगे दूसरे सेगमेंट में मिलते हैं। आपका धन्यवाद। हम पुनः इस सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत करते हैं। मित्रों, हम संस्कृत की पत्रकारिता के संदर्भ में कई सारी समस्याओं को आपके सामने लेकर आए थे और उन्हीं समस्याओं में हमने चर्चा की पाठकों के अभाव को लेकर के। पाठकों के अभाव को और गंभीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिए। लोग प्रायः संस्कृत की पत्रिकाएं जो हैं पत्र खरीदते नहीं, या तो किसी के हाथ में अगर वो दिख जाए तो उसे देख करके हम पढ़ लेते हैं और पढ़ करके लौटा देते हैं। इसी प्रकार हम पत्र पत्रिका खरीदने की दृष्टि से कृपण भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं। हमें लगता है कि इससे खरीद करके होने वाले लाभ हमें क्या हो सकते हैं। छात्रों की अभिरुचि भी पत्र पत्रिका पढ़ने में नहीं होती और इस प्रकार ना तो छात्र, ना ही विद्वान, ना ही संस्कृतानुरागी स्वेच्छा से ग्राहक बनते हैं। यदि किसी के प्रभाव से, किसी की प्रार्थना से संस्कृत पत्र या पत्रिका का ग्राहक बन भी जाते हैं तो एक निश्चित समय के बाद फिर उसका रिन्यूअल नहीं करवाते। संस्कृत संस्थाओं में भी नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं को भेजा नहीं जाता। मित्रों, जरा विमर्श करें। यहीं पर हमें बोध होता है कि नदी और तालाब में क्या अंतर है।
नदी का पानी सदैव आगे की ओर बहता चला जाता है। यही कारण है कि नदी का पानी जो है तालाब के पानी से स्वच्छ कहीं अधिक होता है। लेकिन तालाब का पानी एक सीमा से चारों तरफ से बंधा होता है, ना तो बाहर से उसमें पानी आता है, ना यहां से बाहर पानी जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तालाब का पानी गंदा हो जाता है और धीरे 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 निश्चित समय के बाद सूख जाता है। संस्कृत पत्रकारिता में पाठकों के अभाव के कारण यही तालाब की स्थिति दिखती है। पत्र प्रकाशित कर दिया उत्साह में आकर के, और यदि उसका वितरण नहीं हुआ, अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, लोगों ने उसे प्राप्त नहीं किया, तो धीरे धीरे वह स्थिति ऐसी हो जाती है कि पत्र का प्रकाशन ही बंद हो जाता है। और जब पत्र का प्रकाशन ही बंद हो गया तो फिर संस्कृत पत्रकारिता एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाता है। हमारा आगे का जो एक नई समस्या और है वह है आशानुरूप विज्ञापन न मिलना। अभी जो हमारे पास एक ये और एक अंत में धनाभाव की भी हमने चर्चा प्रारंभ में की थी। आधुनिक संदर्भ में कोई भी पत्र या कोई भी पत्रकारिता या दूरदर्शन कह ले या आकाशवाणी कह ले, इनके जितने भी कार्यक्रम चल रहे होते हैं प्रायः वे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से विज्ञापन से चलते हैं। और प्रतिस्पर्धा के इस युग में संस्कृत भी उसी विज्ञापन की अपेक्षा करता है। अगर संस्कृत भाषा के कार्य के लिए, संस्कृत पत्रकारिता के लिए अगर कहीं से हमें विज्ञापन नहीं मिलता तो जो गुणवत्ता होती है पत्रिका की, उस गुणवत्ता में साक्षात कमी आती है। और हम आप सभी जानते हैं, एक छोटा सा भर्तृहरि ने एक पंक्ति कही है कि सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते, सारे के सारे गुण व्यक्ति के धन पर ही निर्भर करते हैं। अगर व्यक्ति के पास धन है तो वह गुणी है, अगर धन नहीं है तो लाख गुणी होने पर भी उनका वह गुण जो है वह छिपा रह जाता है। संस्कृत पत्रकारिता के साथ भी यही स्थिति है। अगर धन है तो वह पत्र या वैसी पत्रिकाएं हमेशा अपने स्वाभाविक रूप में आती है, लोगों तक पहुंचती है। लेकिन यदि आर्थिक सहयोग नहीं हुआ तो वह पत्रिका आगे नहीं बढ़ पाती है। संस्कृत पत्रिका के लिए, संस्कृत पत्रों के प्रकाशन के लिए इस प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता है। यद्यपि भारतीय प्रशासन के सहयोग से कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वयं की पत्रिका प्रकाशित करते हैं, लेकिन उस स्वयं की पत्रिका के अतिरिक्त जो कोई भी पत्रिका छपती है उनको इसी प्रकार की समस्या साक्षात्कार करनी होती है। एक और, पत्रिका संपादन के लिए आप देखेंगे कि मुद्रण और कागज ये बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं उपकरण है, सहायक सामग्री है। बिना कागज के पत्र या पत्रिका या समाचार पत्र छप नहीं सकते, छपाए नहीं जा सकते। और आज के इस युग में हम आप सभी जानते हैं कि महंगाई की क्या स्थिति है। यह महंगाई केवल हमारे रसोई घर तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर कदम पर इस महंगाई से हमें मिलना होता है। पत्रिकाओं में भी यदि आप कागज के मूल्यों की दृष्टि से अवलोकन करें, अगर इसका विश्लेषण करें, तो ये बड़ी कठिन समस्याएं हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था पाठकों के संदर्भ में कि अगर पत्रिका आकर्षक ना हो, अगर उसके पृष्ठ आकर्षक ना हो, तो लोगों का आकर्षण उसके प्रति नहीं बनता। अगर आप पुराने जमाने के मोटे और भारी भरकम पृष्ठ पर अगर आप मुद्रण करते हैं, अगर छापते हैं, जिसे कि आप ब्लॉटिंग पेपर की तरह यूज कर सकते हैं, जो कि पानी और इंक को सोख ले, तो आज के युग में ऐसे पत्र जो हैं वो उपेक्षा का विषय बन जाते हैं। यहां अगर सस्ती दरों पर, अगर प्रशासन के सहयोग से कम मूल्य पर या रियायती मूल्य पर अगर कागज हमें प्राप्त होते हैं, तो उस पत्रिका की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा संस्कृत पत्रकारिता के लिए प्रायशः नहीं देखा जा रहा है। व्यक्ति स्वयं के से कहीं ना कहीं कहें कि स्वयं के पैसे लगा करके
कागज़ खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर प्रकाशन, मुद्रण आदि का कार्य करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्तिगत रूप से कोई पत्रिका का संपादन करता है तो उसके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण कठिनाई होती है। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और कठिनाई है मुद्रण की। पुराने ज़माने में आप जानते थे कि जो ऑफसेटिंग होती थी उसके थ्रू से मुद्रण होता था। अक्षर होते थे, लोहे की कील होती थी जिसमें अक्षर लिखे जाते थे, व्यक्ति उनका संयोजन करते थे, अक्षर संयोजन करते थे, उसको अरेंज करते थे और वही फिर छपाई के रूप में छपकर आता था। अब आज यह युग रह नहीं गया, आज कंप्यूटर का युग है। आज हर प्रकार के कार्य जो हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही संपादित होते हैं। लेखन तो और लेखन के सारे कार्य जो है आज कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहा करेंगे कि पुराने जमाने में लोग लिखा करते थे। दूसरे शब्दों में कि इस यांत्रिकीकरण ने, जो यांत्रिकीकरण है, उसने हमारी कई सारी विशेषता छीन ली और उन्हीं विशेषताओं में एक लेखन की विशेषता है। हम सारा काम अब कंप्यूटर की टाइपिंग से, लैपटॉप पे रहते हुए सारा कार्य कर लेते हैं। संस्कृत में एक ये कमी है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से लोग कंप्यूटर से अवगत नहीं हैं, लेकिन एक खास वर्ग ऐसे हैं जो कंप्यूटर से कोसों दूर हैं, खास करके संस्कृत के लोग। वो कंप्यूटर हैंडलिंग नहीं जान पा रहे, इसलिए मुद्रण में कठिनाई होती है। मुद्रण के लिए भी लोगों को हायर करना पड़ता है, उन्हें पेमेंट देने होते हैं। लेकिन खैर जो भी है, कार्य तो जो भी करेंगे उनको पेमेंट देना होगा। लेकिन संस्कृत जगत के लोग नहीं होने के कारण जब बाहर के लोग आते हैं तो मुद्रण में वही समस्याएं हो जाती है कि लिखना होता है राम, वो लिखा जाता है रमा। तो ये समस्याएं संस्कृत पत्रकारिता के लिए निरंतर बनी रहती है। और अगर इन समस्याओं के ऊपर हम अगर कामयाब होते हैं तो संस्कृत पत्रकारिता की दिशा एक तय हो सकती है। मित्रों, मैंने ये कुछ आपके सामने समस्याएं लाई। इनके साथ एक और समस्याएं हैं, धनाभाव। मैं धनाभाव का बहुत अधिक विश्लेषण नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं के केंद्र में धनाभाव ही है। इसीलिए बाद में हमने मोटे अक्षरों में एक सिंगल वो स्लाइड्स बना करके धनाभाव लिखा। वस्तुतः इसी पर सारे के सारी की सारी समस्याएं जो है वो केंद्रित है। और तभी मैंने कहा था, भर्तृहरि का वह श्लोक आपके सामने रखा था, वह पंक्ति सुनाई थी कि सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते, कि सारे के सारे गुण जो हैं वो धन पर ही निर्भर करते हैं। अगर धन नहीं है, जैसा कि विज्ञापन के माध्यम से हमने यही बातें बताई, व्यवसायियों का सहयोग नहीं होना हमने इसी माध्यम से बताई, और फिर हमने जो कंप्यूटर आदि की भी बातें की वह भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इसी धनाभाव से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ 7 या 8 ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं संस्कृत पत्रकारिता के लिए कि जिसके कारण संस्कृत पत्रकारिता आए दिन संघर्ष करती हुई दिखती है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता अवश्य है कि कुछ ऐसे पत्र हैं जिन्होंने समाज में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, लेकिन ऐसे कुछ सुदूर प्रदेश से जो प्रकाशित होने वाले पत्र हैं उनकी ये कठिनाइयां आज भी बनी हुई हैं। लेकिन जैसा कहते हैं संस्कृत में है कि यत्रापायः तत्रोपायः, जहां अपाय है वहां उपाय है, अर्थात जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी है। इसी न्याय के अंतर्गत हम ये भी कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। तो अगर संस्कृत के क्षेत्र में समस्याएं हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका समाधान होना चाहिए, समाधान होगा, और उन समाधान का हम विश्लेषण यहां कर सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि ये समाधान हम किन किन रूपों में, जो पीछे सुनाई गई समस्याएं थी, पीछे जो चर्चा में लाई गई समस्याएं थी, उनके लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो हमने देखा कि विविध समस्याओं के समाधान इन प्रकार से हो सकती है। पहला तो है प्रशासन से अत्यधिक सहायता, दूसरा धनी लोगों से सहायता, तीसरा संस्कृत लेखक निरंतर लिखें और सरल संस्कृत का प्रयोग करें, चौथा विज्ञापन के लिए सरकारी नीति में परिवर्तन हो, पांचवा मुद्रण एवं कागज की सुविधा, और छठा धनाभाव को दूर करने के लिए व्यावहारिक उपाय। अगर इन समाधानों को आप देखें तो आप पाएंगे कि ये सारे के सारे समाधान पीछे जो आने वाली समस्या है उन्हीं का उत्तर है। अब ये उत्तर को हम विश्लेषण किस रूप में करें तो हम पहला समाधान को चर्चा का विषय बनाते हैं, और वो पहला समाधान है प्रशासन से अत्यधिक सहायता। देखिए, प्रशासन स्वाधीन संस्थाओं में
स्वाधीन विभागों में नियमित रूप से संस्कृत पत्र पत्रिका को खरीदें। यह एक समाधान का रास्ता बन सकता है, क्योंकि जहां हमने खरीदने की चर्चा की वहीं धनापूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो अगर खरीदते हैं तो क्या होता है कि निश्चित रूप से संस्कृत पत्र पत्रकारिता को एक बढ़ावा मिलता है, इससे बढ़ावा मिलेगा। यद्यपि केंद्र प्रशासन के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो आने वाली संस्था है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जिसे आप लोग सभी अवगत होंगे, इन्होंने ये जो प्रशासनिक संस्था है अब पत्र पत्रिकाओं को आर्थिक अनुदान देते हैं। लेकिन यह अनुदान भी अगर उसे यूं कहें कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जितनी अपेक्षा होती है यह अनुदान उतना नहीं होता है। तो हम जैसे कहते हैं कि यह सर्वाइवल के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये अनुदान हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे अनुदानों की राशि में यदि वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कि वो समस्या दूर होती है, और यह वृद्धि प्रशासन के ही निर्देश से संभव है, क्योंकि प्रशासन के अंतर्गत आने वाली संस्था ही अनुदान देते हैं। तो इसलिए जो प्रशासन से जो आर्थिक सहयोग है, प्रशासन से जो अत्यधिक सहायता है, अगर ये हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा है धनी लोगों से सहायता। हमने दूसरी समस्याओं के संदर्भ में इस पर लंबी चर्चा की थी। धनी लोगों से सहायता, हम आप जानते हैं कि कई ऐसे कार्य इतिहास में देखे गए हैं जहां पर कि बड़े बड़े सेठ ने, व्यवसायियों ने, उद्यमियों ने अनुदान देकर के, दान देकर के एक संस्था खड़ा की है। आपने नाम सुना होगा भामाशाह का। भामाशाह ने किस रूप से राणा प्रताप को आर्थिक सहयोग देकर के पुनः अकबर के विरुद्ध तैयार किया था। सफलता या असफलता अन्यत्र विवेचन का विषय है। मैं मूलतः फोकस कर रहा हूं कि जब जब समाज में इस प्रकार की समस्याएं आई है, लोगों ने भरपूर ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए साथ दिया है। संस्कृत पत्रकारिता इसी प्रकार की समस्या है। अगर इस प्रकार के व्यवसायी लोग या उद्यमी लोग संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी प्राचीन परंपरा को समझने और समझाने के लिए अगर संस्कृत पत्रों को बढ़ावा देते हैं तो ये न केवल संस्कृत का कल्याण होगा, बल्कि ऐसे सारे बुद्धिजीवियों का कल्याण होगा जो बुद्धि से ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, जो बुद्धि से ही अपनी जीविका को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने मठाधीश होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उद्योगपति हैं, ये अगर चाहें तो एक स्थायी निधि किसी पत्र के लिए या किसी पत्रिका के लिए या किसी संस्कृत नाम से किसी विकास के लिए वो स्थायी निधि कोष, स्थायी निधि की स्थापना कर सकते हैं, जिसके माध्यम से यथा समय ऐसी भाषाओं को सहयोग मिलता रहे। फिर है संस्कृत लेखक निरंतर लिखें और सरल संस्कृत का प्रयोग करें। संपादन का यह एक सामान्य नियम है, लिखें, पढ़ें, पुनः पढ़ें, फिर लिखें, संशोधन करें और उनको भेजें। कोई ऐसा मानव नहीं है जिनमें सदैव नित नूतन विचार उठते नहीं। कहावत भी है, यद्यपि कहावत तो नेगेटिव है, लेकिन मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हमें यहां पर भिन्ना शब्द को हटा दें और केवल इतना कहें कि मुंडे मुंडे मति, यानी प्रति व्यक्ति में बुद्धि होती है। ऐसा कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। हर विषय के प्रति हम लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आपको वो हाथी की कहानी याद होगी। एक हाथी है और 7 अंधों ने उस हाथी को स्पर्श किया और 7 अलग अलग प्रकार से उसका विश्लेषण किया। और अगर किसी ने सूंड को पकड़ा तो उसने कहा कि यह सांप है, किसी ने पूंछ को पकड़ा तो उसने कहा कि यह झाड़ू है, किसी ने पैर को पकड़ा तो कहा यह केले का स्तंभ है, किसी ने पीठ को टटोला तो कहा यह चट्टान है। लेकिन सब में मूल में एक हाथी है। इसी प्रकार विषय एक होता है और व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। हो सकता है कि उस सोच से विरोध हो,
उस सोच से एक संवाद तो अवश्य ही उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे सोच को आप अवश्य ही लिखें और लिख करके अगर ऐसी पत्रिकाओं को भेजते हैं तो उन पत्रिकाओं के लिए भी एक विशिष्ट सामग्री बनती है और उस पत्रिका को मानो एक संजीवनी मिलती है अपने आगे के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके साथ एक और परामर्श है। वह परामर्श यह है कि यह सरल लिखें, क्योंकि हर वर्ग के पाठक होते हैं। तो अगर कोई भी भाषा सरल होती है, सहज होती है, तो उनको पढ़ने और समझने वालों की संख्या में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि अगर हम बाणभट्ट की भाषा लिख दें कि उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रोल्लसिता शिलता पंजर विधृता प्यपक्रामति मदजल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता पिप्रपलायते, अगर ऐसी भाषा लिखते हैं, अगर ऐसी पंक्ति लिखते हैं तो इनको पढ़ने वाले और समझने वाले कितने होंगे। इसीलिए अगर सरल शब्दों में, सरल भाषा में लंबे लंबे समास ना बनाएं, छोटे छोटे समास बनाएं, अपनी अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दें, तो लेख भी सुंदर बनते हैं, विचार भी सारे लोग समझ पाते हैं और एक पत्रिका को सुंदर स्वागत योग्य सामग्री भी मिल जाती है। तो यह एक समाधान का एक अन्य मार्ग होता है। फिर है विज्ञापन के लिए सरकारी नीति में परिवर्तन। अब सरकारी नीति में विज्ञापन के लिए परिवर्तन, ये एक ऐसी बात लग रही है जिसमें लग रहा है कि किसी न किसी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास बन रहा हो। ऐसा नहीं है। देखिए, विज्ञापन क्या होता है कि विज्ञापन लोग उन्हीं को देते हैं जिनकी चीजें ज्यादा बिकती है। क्यों ना विज्ञापन का एक और नजरिया बदला जाए कि हम जिन्हें विज्ञापन दें वो चीजें बिके। अगर यह नीति परिवर्तित हो तो मेरे ख्याल से समाज के जो उपेक्षित पत्रिका है या जो पत्रिका अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही होती है, ऐसे को भी एक सहारा मिलेगा। और यहां पर भी विज्ञापन की नीति में परिवर्तन भी केवल और केवल प्रशासनिक सहयोग से ही संभव है। इसीलिए अगर इसका साक्षात संबंध हम पहले बिंदु के साथ जोड़ दें तो गलत नहीं होगा। लेकिन विज्ञापन की नीति पूरी तरह से सरकार के अधीन है और ये अधीन रहने वाली जो चीजें हैं, ये संबद्ध जो अधिकारी हैं, संबद्ध मंत्रालय हैं, संबद्ध प्रशासन हैं, वो ऐसे ऐसे पत्रों को विज्ञापन यदि दे तो इस कार्य को बढ़ावा मिल सकता है। और इसी के लिए आवश्यक है कि सरकारी नीति में परिवर्तन। और अगर केंद्रीय स्तर से एक नीति परिवर्तित होती है तो उसका साक्षात प्रभाव, जो इमीडिएट इम्पैक्ट है, वो डिफरेंट स्टेट्स में भी उसका प्रभाव देखा जाता है और अपने अपने राज्य में अपनी अपनी जो सुविधा है, अपना अपना जो प्रयोजन है, उसके अनुरूप फिर वो नीति बनाते हैं और तदनुसार इस भाषा का भी एक तरह से भाषा को भी बढ़ावा देने का प्रयास निकल कर आता है। हम इसके बाद जो एक अन्य कह सकते हैं वह है मुद्रण एवं कागज की सुविधा। शुरू में भी इसकी चर्चा हुई मुद्रण और कागज की सुविधा को लेकर के। पहले हम कागज की चर्चा कर लें। जब कागज की सुविधा की बात की जा रही है तो यह सुविधा क्या है? ये उस समस्या का समाधान है जो समस्या साक्षात महंगाई से जुड़ी हुई है। ये उस समस्या से डायरेक्ट जुड़ी हुई है जहां पर हमने मोटे कागज की चर्चा की, हमने आकर्षक पत्र की चर्चा की, हमने बहुरंगी कागज की चर्चा की, क्योंकि आज बिना आकर्षण के कुछ भी संभव नहीं है। हम वस्त्र भी पहनते हैं तो इस रूप में पहनते हैं, अपने को समाज में इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हमें लोग हीन दृष्टि से ना देखें। इसी प्रकार यदि संस्कृत के भी पत्र और पत्रिकाओं के कागज अगर सुंदर हों, आकर्षक हों, बहुरंगी हों, कॉलम में लिखे जाने की सुविधा हों, तो लोगों की रुचि बढ़ती है, लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं और उसको खरीदने के लिए बाध्य होते हैं। खरीदेंगे, पैसे की प्राप्ति होगी, पैसे की प्राप्ति होगी तो कह सकते हैं पत्रकारिता रूपी गाड़ी और उस पैसे रूपी पेट्रोल को प्राप्त करके सड़कों पर और दौड़ेगी, लोगों के पास और अधिक पहुंचेगी। मुद्रण की समस्या भी इसी प्रकार है, लेकिन कागज से सर्वथा भिन्न है। यह व्यक्तिनिष्ठ है और यह भाषानिष्ठ है।
मुद्रण की समस्या आती ही है इसलिए कि जैसा हमने शुरू में आपके सामने शेयर किया वो यह था कि कंप्यूटरीकृत मुद्रण प्रणाली, स्थितियां बदल रही है, हम विकसित होते जा रहे हैं और इस विकसित समाज में हमारे व्यवहार भी विकसित हो रहे हैं। दैनंदिन जीवन में जो उपयोग की सामग्री है वो भी हमारी बदलती जा रही है। ऐसे में अगर प्राचीन पद्धति से हम मुद्रण करते रहेंगे तो मुद्रण भी आकर्षक नहीं होगा। और ऐसे लिए जो आज जहां लेजर प्रिंटिंग हो रही है, आज जहां प्रिंटिंग के और कई सारे माध्यम हो रहे हैं, जहां उस प्रिंटिंग प्रणाली में भी भाषा का मुद्रण किस पृष्ठ पर हो वो भी आज महत्वपूर्ण हो रहा है, पेज मेकर में हो, तो इन सारी चीजों को जानने वालों की कमी है। तो क्यों ना संस्कृत भाषा विशेष के जानकार को इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रशिक्षित करने की सुविधा मुहैया कराई जाए, और जब प्रशिक्षित होकर के संस्कृत के जानकार आएंगे तो मुद्रण में भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, प्रूफ रीडिंग समस्या नहीं बनी रहेगी और लोगों को पढ़ने में भी रुचि होती है। अब सामान्य देखिए कि जब कभी वाक्य टूटा हुआ आता है या वाक्य में अशुद्धियां होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में वितृष्णा उत्पन्न करता है वो वाक्य। तो ऐसे वाक्य अगर नहीं रहेंगे, आकर्षक वाक्य रहेंगे, तो लोगों की रुचि उस पत्र या उस पत्रिका को पढ़ने में और बढ़ेगी। इसलिए कागज के मूल्यों में कमी और मुद्रण की गुणवत्ता में सुधार, यह कहीं ना कहीं उस समस्या के लिए एक समाधान हो सकता है। अंत में जो समाधान है वो धनाभाव को दूर करने के लिए व्यावहारिक उपाय क्या है, इसका भी निर्देश, इसका भी संकेत हमने पूर्व के व्याख्यान में जब समस्याओं की चर्चा हम कर रहे थे, ये वहाँ पर ये चर्चा में बातें आ गई थी। इसलिए एक प्रकार से पुनरावृत्ति हो सकती है कि धनाभाव को दूर करने के लिए व्यावहारिक उपाय क्या हो सकते हैं, क्या ऐसे उपाय बनाए जा सकते हैं। हमने एक सजेशन आपके सामने शेयर किया कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो धनपति हैं, जो सेठ हैं, जो उद्योगपति हैं, वे सेवा भाव से ऐसे पत्र पत्रिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक जिसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट या स्थायी निधि, इस तरह का एक कोष शुरू करें जिससे आने वाले दिनों में इन पत्र पत्रिकाओं को आर्थिक सहयोग मिल सके। और पत्र पत्रिकाओं को आर्थिक सहयोग के लिए ये आवश्यक है। बार बार एक ही चीजें हैं कि किसी भी कार्य को चलाने के लिए, किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए अगर अर्थ नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। बड़ा अच्छा एक श्लोक सुना होगा आपने संस्कृत में, यद्यपि ये हास्य के रूप में यह श्लोक सुनाया जाता है। टका धर्मः टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायते। मतलब आज के संदर्भ में टका यानी रुपए, पैसे ही क्या है, धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही सबसे बड़ी तपस्या है, और जिसके पास टका नहीं है यानी पैसा नहीं है वह हमेशा टक टक करते ही दूसरों को देखते ही अपनी जिंदगी बिता देता है। पत्रिका के साथ भी यही स्थिति है, संस्कृत पत्रकारिता के साथ भी यही है कि संस्कृत पत्रकारिता के लिए भी टका ही धर्म है, धन ही धर्म है, धन ही कर्म है, धन ही सबसे बड़ी तपस्या है। और जिस पत्रकार के पास, जिस पत्रकारिता जगत को धन नहीं है, वह आगे अपने कार्य को संपादित करने में सफल नहीं हो पाते। तो मित्रों, ये समस्या और समाधान जो एक दूसरे का पूरक है। हमने शुरू में भी कहा था कि यत्रापायः तत्रोपायः, जहां अपाय है, जहां समस्या है, वहां समाधान है। हम इन बिंदुओं का विश्लेषण अगर सही तरीके से करें तो जो संस्कृत पत्रकारिता निरंतर समस्याओं से जूझ रही है उनके लिए एक रास्ता तय करेगा। हमने उस समय भी पढ़ा था जब शुरू में हम उद्भव और विकास देख पा रहे थे, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हमने जयंती पत्रिका का उल्लेख किया था तो उस जयंती पत्रिका के उल्लेख के क्रम में हमने यह सूचना दी थी कि पत्र प्रकाशन के कुछ ही दिनों के बाद यह पत्र बंद करना पड़ गया क्योंकि आर्थिक सहयोग नहीं था। इसी तरह से आज भी कई ऐसे पत्र हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि अनंत पत्र पत्रिकाएं हैं जिनकी सूची हमारे पास है लेकिन उसका शरीर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, धनाभाव की कमी थी। तो ऐसे पत्रकारिता को गति देने के लिए
इन समाधानों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। और इन सबके मूल में पुनः पुनः एक ही बात मैं कहूंगा कि सा विद्याया विमुक्तये से दूर, सा विद्याया नियुक्तये को समृद्ध करने के लिए पत्रकारिता एक गंभीर कह सकते हैं शक्ति हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में पत्रकारिता हमारे सामने आ सकती है कि इससे जो जीविका जगत है वो काफी विकसित होता है। संस्कृत पत्रकारिता का संबंध केवल और केवल संस्कृत से नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि संस्कृत पत्रकारिता का संबंध साक्षात आपको हिंदी से है। संस्कृत पत्रकारिता का संबंध साक्षात अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से है। ऐसी भाषा जिनका मूल संस्कृत है, ऐसी सारी भाषाओं से संस्कृत पत्रकारिता का साक्षात संबंध है, क्योंकि वहां पर भी मुद्रण है, वहां पर भी भाषा है, वहां पर भी लेख है। उनके संशोधन के लिए भी आपको संस्कृत विशेषज्ञों की जरूरत हो सकती है। आज भी हम लोग कह सकते हैं भ्रांत हैं, आज भी हम लोग भ्रम में हैं कि सही स्पेलिंग क्या है, लेकिन यह भ्रम की स्थिति नहीं है। जो जानकार होते हैं वो एक क्षण में आपको वो स्पेलिंग बता देते हैं, लेकिन जहां जानकारी नहीं होती वहां वो स्पेलिंग नहीं आती है। तो ये सारी जो कुशलता है, सिद्धहस्तता है, वो हम संस्कृत और संस्कृत पत्रकारिता के माध्यम से ही प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। मैं सार रूप में आपके सामने जो 2-4 बातें दोहराना चाहूंगा वो यही है कि आज हमने अपनी परिचर्चा में संस्कृत पत्रकारिता से संबद्ध समस्याओं को जानने का प्रयास किया और संस्कृत पत्रकारिता से की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं, उनको जानने का हमने प्रयास किया। और तदनुसार हमने सबके मूल में यह समस्या देखी कि वह धन की समस्या है, वो लेखकों की कमी है, वह पाठकों की कमी है और वह मुद्रण और कागज की कमी है। यह समस्या है। तो इसी रूप में इसका समाधान है कि हमें हमारे पास लेखकों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, हमें धन की कमी नहीं होनी चाहिए, हमें लेखक निरंतर लेख लिख करके भेजते रहें और कागज और कागजीय जो मुद्रण है इसमें किसी न किसी प्रकार के प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा है। और ये जब सारी चीजें एक साथ हो जाती है तो संस्कृत पत्रकारिता के लिए एक ही उद्देश्य वाक्य बचा रह जाता है और वह है सत्यम, शिवम और सुंदरम। मित्रों, आज की परिचर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। पुनः पत्रकारिता से संबद्ध एक नया विषय हम अगली श्रृंखला में आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे और संस्कृत पत्रकारिता को बखूबी से जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के चलते हमें अपनी ये परिचर्चा यहीं रोकनी होगी। मित्रों, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने परिचर्चा सुनी और मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर मिश्रा जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। हमें आज्ञा दें मित्रों, धन्यवाद।